सुप्रभात। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और यूपी पेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं आप उनमें लग गए होंगे। दोस्तों जो यूपी पेट का एग्ज़ाम था बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आए थे और जो मैथ्स का जो पोर्शन आया था DI उसने सभी लोगों को परेशान किया। जिन लोगों ने अच्छे से अभ्यास किया था उन लोगों ने बहुत अच्छे पेपर दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो बिल्कुल दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे मेहनत करेंगे और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और अपनी कमियों को दूर करके आने वाले एग्जाम्स में हम सफलता के झंडे जरूर गाड़ेंगे। एक बात हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम किस घटना की चर्चा करने वाले हैं। आज दोस्तों जिस हम घटना की चर्चा करने वाले हैं, इस घटना के बिना आधुनिक भारत के इतिहास को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इस घटना ने क्या किया, भारतीय जनमानस में जो अंग्रेजों का जो चरित्र था, उनकी जो प्रवृत्ति थी, उसने जग जाहिर कर दिया कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारतीयों के दोस्तों कभी नहीं हो सकते हैं। इनके लिए भारतीयों का खून कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए हम भारतीयों की जान कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज को हम बताते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और इसने कैसे हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ है। तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग है ये आपका दोस्तों पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। आप एक शहर का नाम सुनते हैं अमृतसर दोस्तों। ये सिख धर्म का बहुत ही पवित्र शहर है दोस्तों। ठीक है, जहां पर बहुत सारे सिख गुरुओं ने यहाँ पर योगदान दिया है, समाज को जोड़ने का भी काम किया दोस्तों। तो इसी पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में एक जनसभा आयोजित की जा रही थी दोस्तों। और ये जनसभा थी किस लिए कि उसके पहले एक कानून पारित किया था। आप इसको जरूर पढ़े होंगे किसी ना किसी किताब में, किसी ना किसी क्लास में, रॉलेट एक्ट दोस्तों। रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट में यह था कि बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना उसको कारण बताए और उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था दोस्तों। ये एक निरंकुशता थी दोस्तों अंग्रेजों की और इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जनसभा दोस्तों बुलाई गई थी। और इतना ही नहीं, इसमें दो हमारे दोस्तों क्रांतिकारी थे, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दोस्तों। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को इस रॉलेट एक्ट का फायदा उठा करके, इस अधिनियम का फायदा उठा करके दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे इनको गिरफ्तार किया, हमारे भारतीयों में एक रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने मिल करके एक जनसभा बुलाई दोस्तों। कहां बुलाई? मैंने बताया आपको, पंजाब के अमृतसर में एक जनसभा बुलाई। और तारीख दोस्तों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपके तारीख पूछा है कि किस दिन ये घटना घटी थी दोस्तों। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को जनसभा बुलाई गई। और यह जनसभा जिस पार्क में बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में, तो वहां पर पार्क में जाने के लिए बहुत ही पतला सा रास्ता था, संकरा सा रास्ता था। और पार्क के चारों ओर एक दीवार थी जिसके चारों तरफ प्राचीर थी और काफी ऊंची दीवार थी जिसको फांदना इतना संभव नहीं था। ठीक है दोस्तों, एक नाम आप सुनते हैं जनरल डायर का दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि जनरल डायर की जितनी खतरनाक छवि भारतीय में है, शायद इतनी किसी डायर की या किसी जनरल की रही होगी दोस्तों। जनरल डायर को एक गद्दार था और बड़ी अफसोस की बात है कि यह गद्दार दोस्तों एक भारतीय था, हंसराज। इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें जो जनसभा हो रही थी, इसकी पूरी जानकारी इसने जनरल डायर को दिया और मनगढ़ंत कहानी भी पेश की
कि अगर आपने यहाँ पर जा करके स्थिति को काबू नहीं किया तो हो सकता है स्थिति बिगड़ जाए। और भी उसने बहुत सारी बातें कही और जनरल डायर अपनी सेना को लेकर के गया और उस पार्क को चारों तरफ से दोस्तों घेर लिया। आप बिलीव करिए कि हम किसी पार्क में बैठे हैं और चारों ओर निहत्थे बैठे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम तो बातचीत कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं और चारों तरफ से सॉरी कोई हमको घेर ले आकर के और बिल्कुल उनकी बंदूकें गोलियों से दोस्तों भरी हुई हैं और निकलने का रास्ता एक ही गेट है, वो भी पतला सा है जिसमें ज्यादातर लोग निकल भी नहीं सकते। यहाँ पर दोस्तों हजारों लोग इकट्ठा थे, हजारों लोग जो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के दोस्तों, बिना किसी सूचना के ऑर्डर दे दिया फायर। जनरल डायर के मुख से सिर्फ एक आवाज निकली, वो थी फायर। और जैसे ही फायर की आवाज निकली दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं 1700 राउंड लगभग गोलियां चली दोस्तों, 1700 राउंड गोलियां चली। और इतिहासकार लिखते हैं कि ये गोलियां तब रुकी जब इन सिपाहियों की दोस्तों गोलियां खत्म हो चुकी थी। एक ऐसा दृश्य सामने आ चुका था कि चारों तरफ लाशें थीं, बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी, किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी की मृत्यु तुरंत हो गई थी दोस्तों। उस बाग में एक कुआं था दोस्तों, उस बाग में एक कुआं था। बहुत सारे हमारे भारतीय बेचारे ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि गोली खाने से अच्छा है कि हम इस कुएं में कूद करके इस जाते थे। बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के दोस्तों उस कुएं में कूद गई, बहुत सारे पुरुष उस कुएं में कूद गए। इतिहासकार लिखते हैं कि बाद में दोस्तों 120 लाशें उस कुएं से निकाली गई, सिर्फ कुएं से दोस्तों 120 लाशें निकाली। कहते हैं वो कुआं इतना गहरा था कि उसकी तली नहीं दिखती थी और जब वो लाशों से पटा तो उसकी तली दोस्तों लाशों से दिख रही थी। बहुत ही मार्मिक दृश्य था, चारों तरफ रोने और चिल्लाने की ही आवाजें आ रही थी और कुछ नहीं आ रहा था। आप समझ सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए कि क्या मंजर दोस्तों उस समय रहा होगा। ये वही जनरल डायर था। मगर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने या कोई किसी भी व्यक्ति ने अगर जीवन में ऐसे गलत कार्य किए हैं तो हमेशा उसका परिणाम बड़ा ही बुरा होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, और उस गद्दार का नाम था हंसराज, जिसने पूरी गद्दारी की थी। जब यह कांड खत्म हुआ और सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया कि मात्र 379 के समथिंग, इन्होंने बताया कि 379 लोग ही मारे गए हैं, 379 लोग ही मारे गए हैं। और आंकड़े ये बताते हैं, हम भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि इसमें 1000 से ज्यादा जो लोगों की थी वो इसमें जान चली गई थी। 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इसमें, ठीक है। और इन्होंने दिखाया 379 सरकारी आंकड़े में। तो आप समझ लीजिए कि झूठ की भी एक लिमिट होती है कि 120 लाशें सिर्फ हमने कुएं से निकाली थी और आप दिखा रहे हो कि 379 लोग सिर्फ मारे गए। ये तो आप अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इतिहास कभी को दोस्तों किसी को माफ नहीं करता। आगे देखिएगा, जब यह हत्याकांड हुआ दोस्तों पूरे भारत में एक रोष उत्पन्न हुआ और जो भी लोग थे जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे या उनको लगता था कि अंग्रेज हमारे सामने बहुत अच्छा करेंगे, हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे, उनके दिमाग से ये जो फजीहत थी, जो झूठ था, ये पर्दा हट चुका था और उनके सामने अंग्रेजों का जो असली चेहरा था वो आ चुका था। हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो इनको प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये इन्होंने वापस की। टैगोर साहब का तो नाम आप जानते हैं दोस्तों, इन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बाद में अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी थी और टैगोर साहब ने दुखी होकर के अपनी सर की उपाधि भी दोस्तों वापस कर दी। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे ना कि किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर। एक नाम और आप सुनते होंगे, शंकर नारायण दोस्तों, ये भी नाम मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि वह कौन सा भारतीय था जिसने वायसराय की
कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों शंकरन नारायण। ये भी दुखी हो गए, ये भी उन्हीं के साथ काम कर रहे थे, ये भी समझ गए कि ये अंग्रेज हमारे साथ कभी अच्छा नहीं करेंगे दोस्तों, और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जब पूरे भारत में पूरा माहौल बन गया और अंग्रेजों की पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में फजीहत होने लगी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मामले की जांच करवाएंगे। जब हम भारतीयों ने दोस्तों इनके ऊपर दबाव बनाया, और क्या हुआ कि इन्होंने एक कमेटी गठित की, हंटर आयोग या हंटर कमेटी। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों, तो ये कमेटी थी हंटर आयोग, और इसका काम था कि वह यह जांच करे कि यह जो हत्याकांड हुआ यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके जिम्मेदार लोग कौन है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई सॉरी हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, और इसमें जनरल डायर को माफ कर दिया गया, और जनरल डायर ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं गोली चलाने का आदेश नहीं देता तो शहर में एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, स्थितियां बिगड़ सकती थी, और किसी भी अंग्रेज को कोई सजा दोस्तों नहीं मिली, सारे के सारे बच गए और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यानी इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी पूरी अंग्रेजों के पक्ष में गई, हमारे पक्ष में दोस्तों कुछ नहीं आया, और हम भारतीयों को भी यह संदेश मिला कि ये अंग्रेज हमारे साथ कभी भी न्याय दोस्तों नहीं करेंगे, और इसने काफी कुछ परिवर्तन किया। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, पूछता है दोस्तों खूनी बैसाखी किसे कहते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही खूनी बैसाखी कहते हैं, क्योंकि ये जिस दिन घटना घटी ना 13 अप्रैल 1919 थी, और आप सभी लोग जानते हैं बैसाखी हमारे सिख भाइयों का प्रमुख त्योहार है, ठीक है, और इसी दिन घटना के कारण इसको खूनी बैसाखी बोलते हैं। अमृतसर में यह कांड हुआ था, इसीलिए इसको अमृतसर की घटना भी दोस्तों बोला जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही को बोलते हैं, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलें, चाहे खूनी बैसाखी बोलें, और चाहे हम अमृतसर की घटना को बोलें, ठीक है। मगर मैंने क्या बताया दोस्तों, बुरे का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जिसने भी बुरा काम किया उसका अंत भी बड़ा बुरे तरीके से हुआ। इस दृश्य को जो देखने वाला व्यक्ति था, जिसने परिवार में अपने लोगों को खोया था, वो एक व्यक्ति था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह का जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इस का जो जिम्मेदार इस घटना का, हजारों लोगों की मौत का जो जिम्मेदार जनरल डायर है, मैं इसे मार के रहूंगा। और इस बंदे ने क्या किया, भारत में नौकरी की पैसा इकट्ठा किया, और लंदन का यानी ब्रिटेन का इसने वीजा बनवाया, टिकट बनवाया, पहुंच गया लंदन। लंदन में भी कई वर्षों तक मजदूरी करता रहा, और उसी मजदूरी के पैसे से इस व्यक्ति ने, इस महान क्रांतिकारी ने दोस्तों बंदूक खरीदी, फिर मजदूरी की गोलियां खरीदी, और उसका एक ही मकसद था कि मुझे जनरल डायर को दोस्तों मारना है। जीवन का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद है कि मुझे जनरल डायर को बस किसी तरीके से खत्म करना है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने ठान लिया कि मुझे यह हासिल करना है, तो आप जीवन में उसको जरूर हासिल कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, मान लिया तो हार है और ठान ली तो जीत। तो दोस्तों आप ठान लो, बैठो मत, सो मत, नींद को त्यागो और मेहनत करो, सफलता मिलेगी एक दिन। और देखिए हमारे उधम सिंह जी को भी सफलता मिली, और 13 मार्च 1940 दोस्तों याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, और ठीक 21 साल बाद, कितना साल बाद, 21 साल बाद लंदन के एक पार्क में उधम सिंह बड़ी वाहवाही कर रहे थे, इनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। अरे ये वही व्यक्ति है जिसने हजारों लोगों को मार दिया था बंदूकों से, अरे मार दिया था, देख तो तुम्हारा क्या हाल होता है। पहुंच गए उधम सिंह बंदूक लेकर के, और जब ये संबोधित कर रहा था सभा को, तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने 2 गोलियां जनरल डायर के सीने में उतार दी, और जनरल डायर वहीं पर तुरंत तड़प करके मर गया। और जब इस व्यक्ति ने गोली मारी, तो वहां पर इतनी हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की कि वो उधम सिंह को गिरफ्तार करते, इतनी हिम्मत ही इनके अंदर नहीं थी। मगर उधम सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे जो जीवन का लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। उधम सिंह ने सरेंडर कर दिया, और आगे चल करके उधम सिंह को फांसी की सजा दोस्तों दी गई। तो ऐसे लोग दोस्तों मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। और उधम सिंह आज भी अमर है, भविष्य में भी अमर रहेंगे दोस्तों।
और हमें भी सफलता पानी है, हमें भी जीवन में कुछ ऐसा हासिल करना है कि हमें भी अमर होना है, कि हमारे जीवन के बाद ये दुनिया, ये संसार हमको याद करे कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये काम किया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ा सा भी आपके दिल को मैंने छुआ, मेरी बातों ने छुआ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरा सपोर्ट करिए। एक छोटी सी शुरुआत है और यही शुरुआत मैं आपके सबके साथ मिल करके कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा निवेदन है आपसे, और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मित्रों में शेयर करें। आपके कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें भी हमारी वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट करें दोस्तों। हमें आपके साथ बढ़ना है और आपकी सफलता में ही अपना योगदान देना है और हमारी सफलता में आपको योगदान देना है। तो चलिए दोस्तों, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की चर्चा हम कल करेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।